बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज का दिन जो है वो सियासी खबरें तो शामिल की जाएंगी, लेकिन आज के दिन एक बड़े अपसेट के ऊपर भी बात करनी है। अपसेट तो आप हमारा कह सकते हैं, पाकिस्तानी शायकीन का कह सकते हैं कि उनके लिए अपसेट है। वर्ल्ड कप की अगर तारीख देखी जाए तो उसके अंदर तो अपसेट नहीं है। हो सकता है कि टीम के लिए भी अपसेट ना हो, टीम पहले से ही दिमागी तौर पे इस पे तैयार हो कि हम हारेंगे, लेकिन आज हम ये समझ रहे थे कि तारीख जो है वो खुद को दोहराएगी नहीं। हम तारीख एक नई लिखेंगे, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के अंदर, क्राउड के अंदर ये साबित करेंगे कि हम किसी भी हाल के अंदर मैच का पांसा पलट देते हैं। हमसे कुछ भी तवक्को रखी जा सकती है, लेकिन वो जो कुछ भी तवक्को थी ना, वो 150 के बाद वो तवक्को कुछ भी के अंदर ही तब्दील हुई। और जिस तरीके से झड़ी लगी और जिस तरीके से इंडियन टीम ने जारहाना खेलते हुए पाकिस्तानी मैच का ताक़ुब करते हुए, टारगेट का ताक़ुब करते हुए मैच अपने नाम किया, वो हैरत ज़दा कर देने वाली बात नहीं थी। हैरत ज़दा हम तभी हुए थे जब झड़ी लगी थी। लेकिन इस मैच होने के बाद बेशुमार बातें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। कुछ बातें ये हो रही हैं कि काला जादू पड़ के गेंद के ऊपर फूंका गया और फिर इमामुल हक की विकेट ले ली गई। कुछ बातें ये हो रही हैं कि मैच को बिकवा दिया गया। कुछ बातें ये हो रही हैं कि मैच फिक्सिंग हुई। कुछ बातें ये हो रही हैं कि दोस्तियां और यारियां चल रही हैं कि जिसकी वजह से हम इस नहज तक पहुंचे। क्या हमें इसी तनाजुर में देखना चाहिए? हकायक यही है या सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है? इसी से बात का आगाज़ करते हैं, फिर सियासी सूरत हाल के ऊपर भी जाएंगे। राना साहब, आज के मैच के हवाले से आप क्या समझते हैं और आपके समझने के अलावा आप तक इत्तलात क्या पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मेरे समेत हर पाकिस्तानी इस अपनी टीम के लिए दुआ गो था। वहाँ पर बैठे 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख हिंदू पंडित, जो मर्जी हो, जादूगर बैठे हो, लेकिन इस पूरी कौम की दुआएं अपनी टीम के साथ थी। लेकिन दुआओं के साथ कुछ टीम ने भी तो करना था ना। यासर साहब 10 रन फी पेरे के जुम्मे डाल दें, सिर्फ 10 रन, तो फिर भी इससे ज़्यादा बनते हैं। मुझे एक बात तो बता दें, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैच फिक्सिंग हुई है, मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैच फिक्सिंग नहीं हुई। इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, इंतहाई नाकस और इंतहाई बेकार किस्म का मैच पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने खेला है। इंडिया जीता नहीं, हमने मैच जितवाया। थाली में रख के दिया, थाली में रख के दिया। वो विकेट जिस पे मैं और सोच सकता था 350 स्कोर बनेगा, 350 पौने 400, उस विकेट पे स्टार्ट अच्छा हो, उसके बाद इनको इस तरह लगता है जैसे कोई दौरे पर गए हैं। शाहीन अफरीदी से लेकर आप बॉलिंग में ले लें, बाकी लोग बैटिंग में आप ले लें, इस तरह गिरते हैं नीचे। इनकी विकेटें इस तरह गिरती हैं जैसे हादी को। पहले तो मुझे ये बताएं, भारत के साथ आपका मैच है, एक ही मैच है जो देखने वाला है, जिसके लिए पूरी कौम ने आज टीवी स्क्रीन नहीं छोड़ी। पाकिस्तानी कोच किधर था यासिर साहब? आप तो सुबह से प्रोग्राम कर रहे थे, किधर थे पाकिस्तानी कोच? भारत के अंदर तो नहीं थे, वापस आ गए। क्यों? अब ये क्यों वापस आए? ये वक्त था वहीं पे रहने का। हो सकता है नतीजा जहन में पहले सोच लिया, फैसला कर लिया, तो फिर ऐसे कोच को घर भेजें। बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, बड़े नेक आदमी, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अगर मेरे मुल्क की टीम का मैच सबसे बड़े हरीफ के साथ है और उस वक्त वहां पर उन्हें समझाने वाला, उन्हें बताने वाला, उन्हें हौसला देने वाला, उनको टेक्निक बताने वाला, उनको साथ लेकर चलने वाला मेरा कोच वहां पे नहीं है, मेरा वहां पर वो शख्स नहीं है जिसको मैंने जिम्मेदारी दी है, वो नहीं है जिसके लिए हम समझते हैं कि जनाब यही हमारा सरमाया है, तो फिर क्या काम है उसका टीम में? मुझे बता देना जरा, क्या नाम है? जरा गौर करें ना, एक एक मैच पे, एक एक विकेट पे, एक एक बॉल पे करें। चौका एक लगता था, वहां पर तो 1.5 लाख लोग यहां बैठे होंगे ना, तो यहां पर 25 करोड़ लोग तालियां बजाते थे। कभी यार मुझे समझ नहीं आती, किसी भी बड़ी टीम के सामने, खासकर भारत के सामने, तो इनके इस तरह हाथ फूल जाते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, बैटिंग तो चलो हुई सो हुई, बॉलिंग में क्या हुआ? क्या वो विकेट चेंज कर दी गई थी? क्या इनके पास जो बॉल था
वो हरकत में नहीं आता था। नहीं बस सर, बॉलिंग दोनों तरफ से उसी तरह की हुई है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कराई उसी तरीके से इंडिया ने करवाई। वो आगे बढ़ के खेलते रहे, हम वो लो बाउंस पिच के ऊपर पीछे खड़े होके खेलने की कोशिश करते रहे, बस इतना ही फर्क पड़ा। उन्होंने क्रीज से बाहर निकल के लगाई हैं, हम क्रीज के और पीछे जाके ये फर्क कहते हैं आप। आज वो फर्क गड़बड़ा दिया ना हमें। अब तो दिल नहीं करता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसके मैचेस को देखें। एक चीज जरूर थी, डू एंड डाई मैच तो नहीं, डू एंड डाई मैच तो लड़ते ना यार, लड़के। हाँ, वो बात यही है, बात होती लड़के पूरा मुकाबला करते। हाँ, इससे वर्ल्ड कप तो हाथ से निकल नहीं गया, इससे अगले भी मैचेस हमारे होने, लेकिन हम वो तारीख तोड़ना चाहते थे और हमारी टीम इतनी भी कमजोर नहीं थी। हाँ, हम तोड़ना चाहते थे, ये नहीं तोड़ना चाहते। जब रिश्तेदारियां निभाई जाएं, जब दोस्तियां निभाई जाएं, जब सिफारिशों पे, जब पर्चियों पे। अच्छा, आप इस बात पे अग्री करते हैं? जी मैं एग्री भी करता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर तो नहीं हूं, लेकिन अब वर्ल्ड कप गुजरने दें, फिर आपके लिए यासिर साहब प्रॉब्लम होगी। नहीं तो सरफराज नवाज साहब आपके साथ जब बैठते हैं उनसे पूछिएगा राना अजीम के पास क्या क्या चीज़ होती है, उसकी भंडारी में कौन कौन सी चीज़ होती है। क्योंकि अब तो मैं जिसके मतलब भी बोलता हूं तो मुझे पता लगता है कोई नई FIR आ जाती है, तो इसलिए मैं अब क्रिकेट पे भी थोड़ा सा डरता बोल रहा हूँ। उसके भी बड़े चर्चे। हाँ जी, चर्चे तो बहुत है। मैं वो कहते बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा या रब सुरखरू। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, सच आखा ते भजन खाखा, डरदी सच ना आखा, तो कोई बात नहीं है। मेरे लिए हैरतज़दा बात ये थी, वो जब मुझे किसी ने भिजवाया तो मैंने कहा कि यार ये 1-20, मैंने कहा शायद 1 करोड़ 20 लाख हो, तो मैंने जब 1-20 है, मैंने कहा यार ये बहुत घाटे का सौदा है यार। लेकिन यार सर, कितनी घटिया सोच थी उन लोगों की, अल्लाह उनको हिदायत फरमाए। और इसका जवाब पीर वाले दिन दूंगा मैं। फिर मैंने जाके अकाउंट से पूछा भी, मैंने कहा राना साहब की क्या 3-4 माह की तनख्वाह नहीं गई हुई है? उन्होंने ये करने, उन्होंने टाइम पे तनख्वाह। यार सर, आपको एक मजे वाली बात बताऊं जी, वो जो प्रेस रिलीज में मीटर है ना, वो गुलबर्ग का रहायश मेरी शादबाग में है, 12 किलोमीटर का फासला है। हाँ हाँ, प्रेस रिलीज वाला मीटर वो डिजिटल है, और FIR में जो मीटर है ना वो पुराना मीटर है। और जो मीटर काट रहे हैं, जो तस्वीर उन्होंने दी हुई है, वो गुलबर्ग में एक औरत है जिसके नाम का मीटर है, वहाँ पे काटे गुलबर्ग 3rd में। मेरे पास सरल कार्ड है। तो फिर उसकी भी बददुआएं ली होंगी। सारी बात है, आपके नाम के मीटर उसके घर का कट गया। चले, मेरे मेहरबानों ने मुझ पे मेहरबानी की। आज क्रिकेट पे बात करते हैं। मैं अपना मामला मैंने जिस अदालत में छोड़ा है ना, वो अदालत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत, और मैंने अपना मामला वहाँ पे छोड़ा है। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं काफ़ी हद तक सुरखरू हो गया हूँ, और मज़ीद पीर वाले दिन सरप्राइज दूंगा। जिस बारगाह में आपने रख दिया है, कसूरवार होंगे तो सबसे बड़ी सज़ा भी उधर से, और अगर कोई और कसूरवार है तो उसका भुगतना मुश्किल हो जाएगा। मैं हर जगह कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हूँ, हमने कभी मीटर को छेड़ना तो दूर की बात, कभी गौर से देखा भी हो। मीटर की उम्र भी वैसे इतनी नहीं होगी कि आप उसे छेड़े, या आपकी उम्र भी अब इतनी नहीं रही कि छेड़ने वाली उम्र रही है। और दूसरी बात है कि हमारे जहाँ जब हमने घर खरीदा तो बाद में पहले लगा हुआ था, हमसे भी 16 साल पहले लगा हुआ था यार, अंदाज़ा लगा ले। मैं वो सोच रहा था, मैंने कहा यही चक्कर होता था। मैं पिछले महीने तरले मिनते कर रहा था अपने रिपोर्टर के, मैंने कहा कि भाई ये मेरी रीडिंग जो है ना, ये 8-9 दिन ज़्यादा हो गई है, तो इसके ना 8-9 दिन बाद हुई है जो रूटीन में चलती है। तो मैंने कहा वो यूनिट ज़्यादा हो गए, तो मेरा तो बिल ज़्यादा आ गया भाई, ये करवा दें। तो मुझे उसने कहा कि अल्लाह का नाम लेके करवा दें, इधर का कोई हाल नहीं है। तो मैंने वो करवा दिया। ये सुन के मैंने भी सोचा, मैं कि यार ये भी चलता है तो ऐसे भी कर लेने ये। या सर, मैं अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की बेहतरी के लिए, और मैं अपने मुल्क के सिपहसालार जो हैं हमारे, जो पाकिस्तान के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं इस पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, उनसे भी गुजारिश करूंगा, मैं सबूतों के साथ लाऊंगा कि सिर्फ इसी लाहौर शहर के अंदर कितनी हाउसिंग सोसाइटियां, कितनी जगह ऐसी हैं जहां पर गैर कानूनी तरीके से बिजली जा रही है, और अरबों रुपए की बिजली जा रही है। सर छोड़ें हाउसिंग, वो बड़े लोग होते हैं। मेरी बात सुन, एक और आपको मजे वाली बात, मेरी बात तो सुन लें। आप पहले यहाँ के थाने निकाल लें, आपको तो कम से कम 20 थाने या 25 थाने तो वो निकल आएंगे जो बिजली चोरी कर। सर वो उसके बाद मजे वाली बताऊं, जी जो मेरे केस का मुद्दई है ना, उसने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जारी लिख दिया। अब मैं जब उसे जिया मूसा से बाकी होते जब मैं उसके घर पहुंचा, तो मैंने उसके घर की तस्वीरें भी लीं और आलीशान घर देखा उसका,
तो मैं परेशान हो गया। अब मैंने सोचा कि अपने किसी बच्चे को ना SDO करा दें, ताकि दिनों में महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटी में, ये रायवेंट के पास ही है, एक बड़ा घर तो मिल जाएगा ना। चलो छोड़िए, जब आप मामला ही छोड़ चुके हैं रब के ऊपर तो बस मैं जहाँ छोड़ चुका हूँ ना वहाँ से मुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। बात वापस सर मैच के ऊपर, मैच पे चलते हैं जी। मैच आपने छेड़ दी तो मैं तो इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं डिस्कस कल कर चुका हूँ टीवी पे और बहुत सी चीज़ें दे चुका हूँ। कुछ और चीज़ें हैं वो देना नहीं चाहता, इसलिए नहीं देना चाहता कि वो अदालत में ही चली जाएंगी, तो वहीं पे देंगे मैच। यार यासर बात ये है कि अच्छा मैं एक बात बताऊँ राना साहब, सईद अजमल साहब होते हैं ना, तो वो उनसे मैच से पहले पूछा मैंने कहा जी आप कहाँ पे रेट करते हैं? उन्होंने कहा जी 60-40। जो हमारे स्पिनर्स हैं कमजोर, उनकी जो पिचेज़ हैं वो स्पिनिंग पिचिंग है, स्पिनर्स के लिए फ़ायदा है, हमारे स्पिनर्स कमज़ोर हैं, और लेकिन भारत की टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, वो 60-40 था। अब वो 60-40 वाला भी मंजर हमें देखने को नहीं मिला। इंडिया से प्रवीण कुमार, गगन खोड़ा, दीपदास गुप्ता, मदन लाल, उन्होंने कहा 60-40 सर। नहीं फिर 40 नहीं, उन्होंने कुछ और कहा होगा। 60-40 60-40 नहीं उन्होंने 60 पे भारत को रखा, 40 पे 4-60 किया कहा होगा शायद। सईद अजमल एक बड़ा अच्छा आदमी है जी, बड़ा बेहतरीन उसका तज़किया होता है, लेकिन मैं तो समझता था कि आज कौम की दुआएं साथ हैं, ये जीतेंगे। तो लेकिन यार यासर खुदा की कसम बड़ा ही मायूस किया इन्होंने। वो तस्वीरें चल रही हैं जी, वो रात को एक मीटिंग हुई जी, सबके चेहरे उतरे हुए हैं जी, इन्होंने मैच बेच दिया जी। नहीं कोई मैच बिकता नहीं होता, मैच नहीं बिकता। मैंने जी मैच, अब फर्ज कर ले मैच बिक गया तो कोई डॉलर्स आ रहे हों। देखिए एक चीज़ की मैं शाबाश देता हूँ, एक चीज़ की जरूर शाबाश देता हूँ। किस चीज़ की? अंपायर को अंपायर को जिन्होंने आउट नहीं दिया और रिव्यू में आउट हो गया। नहीं उस चीज़ की शाबाश देता हूँ कि इतने क्राउड में और जो आवाज़ें लगी हैं, आप देखिए ना अपनी वीडियोस, उसमें फिर इनको प्रेशर था, उसमें आए। अगर उसमें ये जीत के आते, या मैं कहता हूँ ना जीतते, लड़ते तो सही ना, मैच विनिंग पोजीशन तो बनाते। तो यार 7 इनके बेहतरीन खिलाड़ी कितने स्कोरों पे आउट हुए? 36-37 स्कोर्स, और 10-10 स्कोर भी इनके पेटे डालते आप, तो फिर भी जनाब 200 से ऊपर जाते। और 6 खिलाड़ी जो है ना, 6 वो डबल फिगर्स में नहीं गए, यानी वो 10 के स्कोर तक ही नहीं पहुंचे 6 खिलाड़ी। तो फिर आप मुझे बताएं कि ये जो सिलेक्शन है, और मेरा बस एक ही सवाल है, मेरा एक सवाल है कि जनाब इंजमामुल हक साहब, आपको पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था, आपको वहां रहना चाहिए था। टीमें वही जीतती हैं। हिम्मत बंधाते, उनको कुछ बताते, जब ऐसी सिचुएशन में थे तो कुछ ना कुछ तो तजर्बाकारी की बदौलत कोई बात कर ही सकते थे ना। लेकिन राना साहब ये देखिए, हम इसके ऊपर मजीद बात करते नहीं हैं, लेकिन एशिया कप जब था वहाँ पे मैचेस चल रहे थे, चीफ सेलेक्टर कहीं और पे, क्या नाम है, हेड कोच कहीं और पे, बॉलिंग कोच कहीं और पे, बैटिंग कोच कहीं और पे, यानी ये नहीं है कि उधर कहीं और पे किसी और मुल्क में घूमने फिरने गए हुए हैं, और मीडिया हेड जो है वो कैसीनो में। तो वो ये सारी चीज़ें, और क्या नाम है, मैच देखने के लिए ज़का अशरफ साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, यानी पीसीबी चेयरमैन अगर बैठे हुए हैं तो बाकी सारे हैं वो गायब है। ये तो आप पीसीबी चेयरमैन साहब को इस पर एक्शन लेना चाहिए। ये ना पहला मैच है ना आखिरी मैच है। अगर आगे हमने वर्ल्ड कप के फाइनल में जाना है, तो फिर आपको ज़हन में रखना होगा कि फिर इस टीम को यहाँ तो बंदे दे पुत्र बना दिए जिन्होंने पंजाबी कहने हैं, तो यहाँ फिर छोड़ दें। इस टीम ने आज सेम पीडीएम वाला हाल किया है, जो 1.5 साल पीडीएम ने हमारे साथ किया है ना, वो इन्होंने 4 घंटों में पूरी कौम के साथ कर दी। पीडीएम ने तो 1.5 साल में किया ना, महंगाई करके हमें रुला के, इन्होंने हार के, छक्के खा के, चौके खा के, विकेटें गवा के, इस तरह लगा कि जैसे हमारे साथ वो हाल किया इन्होंने। मैंने छोटे बच्चों को रोते देखा है, आज स्कूलों से छुट्टी, ट्यूशन से छुट्टी, क्लबों से छुट्टी, जनाब बच्चे कह रहे हैं, मेरा बेटा वो क्लब जाता है खेलने, उसने कहा पापा मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं कहूँ क्यों नहीं जाएगा, तुझे क्रिकेटर बनने का शौक है, मैच देखूंगा। और आज के मैच देखने के बाद मेरा दिल करता है उससे मैं कहूँ तू छाड़ क्रिकेट की बनना है, छोड़ दे। नहीं करवाएं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को 60 लाख रुपए मिलता है, चले मैच हारेंगे पैसे तो मिलेंगे। ओ भाई 60 लाख की ये पूरी कौम ये जीत जाते ना, इनके लिए वो इनामात होने थे, ये सोच नहीं सकते।
लेकिन ये जब इरादा करके आते हैं ना, पता नहीं इनके ऊपर कौन सी चीज़ चल जाती है। एक मुसलमान पे चले जादू बरहक है, लेकिन इनके लिए जितनी दुआएं थी जादू नहीं चला, बल्कि ये चालू हो गए, ऐसे चालू हुए जैसे हद ही कोई नहीं है। हाथ पांव फूल गए इन लोगों के। और लाए ना ज़रा मुझे, वो अपने शाहिद अफरीदी साहब कहते थे जो बाकी तजिया कर किधर गए, वो लाए साहब सारी तजिया का जी शहनशाह अफरीदी, उसकी बॉल तो पकड़ी नहीं जाती। एक दिन पहले आप भी बड़ी तारीफ कर रहे थे, सदके जमा 2-2 घंटे की ट्रांसमिशन करके आपने तारीफों के पुल बांध दिए थे। ये है बाबर आजम, दुनिया का नंबर 1 बेस्ट मैन, फलाना फलां फलाना फलां फलाना फलां, इतनी तारीफें आपने कर दी थी। तो क्या कमाल की तारीफें की आपने यार। इतना भी डिमोरलाइज ना करें कि आगे मैच पड़े हुए हैं हम। वो तो आज करेंगे तो आगे गैरत खाएंगे ना, वो आज करेंगे तो आगे कुछ करेंगे ना। आज चले फिर इतना करते वो अगर मुतमईन हो गए, इनामात की बारिश कर दें इनके लिए। जनाब आप हार गए हैं, आप पे इनामात की बारिश है, अब अगला मैच आपकी मेहरबानी ना हारिएगा। आप कहते हैं ये ना करें। ये कौम के जो जज्बात मजरू हुए हैं, पूरी कौम जो है वो चीख चला रही है यार। एक तो खुशी का लम्हा आ जाता, कोई एक तो ऐसी मुसरत मिल जाती। एक तरफ इंडिया हमें हमारे मुल्क में दहशत गर्दी करता है, हम उसको हरा के उसके ये जवाब तो देते हैं कि तेरे मुल्क के अंदर आकर हमने तुझे हराया है। लेकिन क्या चले, अल्लाह करे हम सेमीफाइनल में जाएं, फाइनल में जाएं, जाके फिर हरा लें। सर हम तो आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह, इंडिया आगे नहीं जाएगा। मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था, याद है? ये जितने मर्जी लोग बैठ के तजिया कर कह रहे हैं ना फाइनल इंडिया का, इंडिया फाइनल में है ही नहीं, सेमीफाइनल में होगा। जब मैं मेरे फाइनल की बात करता हूँ, आप नजूमियों वाली बात करते हैं अपने पास बिठा के, मैं तो करता हूँ वो बात जो दलाइल वाली है, आपको अगले मैचों में नजर आना शुरू हो जाएगा। नहीं आप फिर क्यों कह रहे हैं, बताइए आप किन बुनियादों पे कह रहे हैं? मैं टीवी पे बता नहीं सकता यार, ये नहीं, ये गलत बात है ना भैया। अभी आप कहते हैं पैमरा के रूल्स चलते हैं, अभी आप कहते हैं फलां चीज़ चलते हैं, जो मैं बताऊंगा ना वो रूल्स जो हैं फिर वो सारे किसी और तरफ चले जाएंगे। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ। अल्लाह आपकी भी ज़िंदगी रखे, अल्लाह मेरी भी ज़िंदगी रखे, और हमारे सुनने वालों के भी। आप देख लीजिएगा। अच्छा चले, बात चेंज कर। नजूमियों पे नहीं जाना चाहिए। वैसे नजूमियों को ये नहीं पता होता बाहर से उसने अंदर किस तरह खताना है, लेकिन हम हकायक पे बात करते हैं। और क्रिकेट आजकल जिस वजह से हो रही है और जैसी क्रिकेट हो रही है, मैं उसकी वजह पे मैं कह रहा हूँ ये फाइनल में नहीं है। ये फाइनल में नहीं है तो फिर फाइनल में होगा कौन? चले ये बता दें यार, सब्र तो कर लो, क्या परसों ख़त्म हो जाना है। ये कौन सी पीडीएम की हुकूमत है जो 1.5 साल बाद ख़त्म हो जानी है, वाना आनी नहीं। चले बात को तब्दील करते हैं, सियासत के यहाँ पे पाकिस्तान कप की बात करते हैं। ये जो पाकिस्तान कप है, ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है ना, इसके क्वालिफाइंग राउंड में कौन सी टीम ऐसी है जो आगे के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, बाहर हो जाएगी? खबर दूं आपको? खबर के लिए तो सीरियस लीजिएगा। सियासत के इस वर्ल्ड कप में जिसमें तमाम टीमें क्वालिफाई करने के लिए तैयार बैठी हैं, बारिश हो गई है और सियासत का वर्ल्ड कप जो है ये शेड्यूल जारी होने के बावजूद भी कैंसिल हो गया। ग्राउंड गीली है, बॉल हो नहीं सकता, इसलिए सियासत का वर्ल्ड कप जो है ये आप जहन में रखें, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं होगा। राना साहब, हमने ना देखा हुआ कि जब पाकिस्तान के अंदर हालात को बेहतर करने के लिए या लोगों के चेहरों पे एक्साइटमेंट को देखते हुए, आपको याद होगा कज़ाफ़ी में हेलीकॉप्टर उतर के जो पिच थी उसको खुश्क किया गया पंखे की हवा के साथ। तो अगर इस तरह का इंतज़ाम कर लिया जाए, अगर ग्राउंड खुश्क हो जाए तो? ग्राउंड खुश्क करने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं, डॉलर की कीमत नीचे ला रहे हैं, ज़हीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, आने वाले दिनों में गिरफ़्तारियाँ की जाएंगी, ये सारा कुछ चलेगा, ठीक है, सारा कुछ होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सियासत का वर्ल्ड कप जनवरी में नहीं है, सियासत का वर्ल्ड कप फरवरी में नहीं है, सियासत का वर्ल्ड कप मार्च में भी नहीं है। क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए तो अगले हफ्ते एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत पाकिस्तान आ रही, वो क्वालिफाइड राउंड खेलने के लिए नहीं आ रही। ना 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 ना, यही तो आपको गलत फहमी है। वो भी मैच फिक्सिंग के लिए आ रही थी, और उस मैच फिक्सिंग के लिए ही वो बहुत से लोगों से मुलाकातों की कोशिश हो रही थी।
उनका पहली दफ़ा हिस्ट्री में होगा कि मैच फिक्स होने के बावजूद भी फिक्स नहीं होगा। पता ना, अक्सर हो जाता है कि मैच फिक्सिंग होती है, एक टीम को कहा जाता है जनाब आप ही जीत जाएंगे, लेकिन उनके खिलाड़ी बल्ला ही नहीं उठाते और सबकी विकेटें गिर जाती हैं, तो फिर वो हार जाते हैं। अच्छा, ये राना बहुत सी चीज़ें हैं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं। जी जी यासर साहब, एक तो सियासत का वर्ल्ड कप अभी दूर है, टीमों की तैयारी जो है वो ना होने के बराबर है। तैयारी बड़ी थी, लेकिन तैयारी अब मानित पड़ती जा रही है। तो दूसरी बात है, बाऊजी जो वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने आ रहे हैं ना, सियासत के वर्ल्ड कप में, ये तो इसी तरह बुलाया जा रहा है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर नहीं को बुलाते। लेकिन उस प्लेयर की जो रिपोर्टें आई हैं ना, वो भाग सकता है। जो उस रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट की बीट बड़ी कमज़ोर है, सारा कुछ जो लिखा अनफिट हैं वो, और बार बार उन्हें इलाज के लिए लंदन भी जाना पड़ सकता है। तो ये सारा है, तो ऐसा खिलाड़ी तो टीम में फिट नहीं ना होता, जिसे बार बार जाया जा सकता, उसे टीम में फिट तो नहीं होता। तो कप्तानी कौन और अगर आप एक मेहरबानी करें, ये रिपोर्ट की दोबारा नीचे वापस लेकर आए इस रिपोर्ट को, तो मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ दिखाऊं। ये जहाँ पे रिपोर्ट लिखी हुई है, ज़रा इस पर डेट क्या लिखी हुई है, डेट नज़र आ रही है आपको कोई? मेरी तो आंख कमज़ोर है सर, इतनी दूर से तो दिखाई नहीं। आपकी कमज़ोर है, मेरी ठीक है, मुझे डेट नज़र नहीं आ रही। उसके बाद ज़रा ये सारी चीज़ों का पोस्टमार्टम अगर हो जाए तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसके पीछे क्या है और आगे क्या है, हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्वालिफाई राउंड में एक भी सियासी जमात, एक भी सियासी जमात मुझे नज़र नहीं आ रही। मैच वर्ल्ड कप का जब शुरू होना है, उस वक्त जो क्वालिफाई राउंड होगा, और मैं फिर कह रहा हूं कि जो डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बल्कि आप कह लें वर्ल्ड कप के इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उस डेट पे इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन बात क्यों, मुझे एक बात तो बताएं, ये जो हम वैसे आपको इलेक्शन का इतना शौक क्या पड़ गया? मुझे? हाँ सर, गहमा गहमी होती है। कौन सी गहमा गहमी जिसमें अवाम भूख से मरे? कौन सी गहमा गहमी जिसमें अवाम को $300 से ऊपर मिले? कौन सी गहमा गहमी जिसमें आटा 190 रुपये में चले जाए, 250 रुपये में दूध चला जाए? वो गहमा गहमी जिसमें हुक्मरान जो है वो बेहतरीन खाना खाएं, आम लोग जो है ज़मीन पर बैठकर उस खाने का इंतज़ार करें जो इंसानों की बजाय हैवानों को मिलता है, जानवरों को मिलता है। उसकी आप बात करना चाहते हैं? सभी इसीलिए करते। छोड़ें यार, ये क्या बात है? मुझे एक बात है, 1 अरब रुपए का एस्टीमेट लगा रहे हैं बाऊजी के पाकिस्तान आने का, वैगने बसें दी जा रही हैं, खाने दिए जा रहे हैं। कभी इन्हीं सियासतदानों ने आम आदमी को, सड़क पे चलने वाले को, भीख मांगने वाले को, कच्ची बस्ती में रहने वाले को, बेरोजगार होने वाले को खाना दिया था? वो अपनी इज्जत करवाने के लिए जब मौका चाहते हैं तभी बेचते हैं। तो फिर ऐसा नहीं चाहिए इलेक्शन। मुझे इस कौम को भी नहीं चाहिए। ये डॉलर नीचे क्यों नहीं लेकर आए? ये अपनी कमीशन खाते रहे। क्यों लेके आते? मुझे 100 इख्तलाफ हो सकता है, मुझे 1000 इख्तलाफ हो सकते हैं निगरान सेटअप के कुछ लोगों से, लेकिन आया डॉलर नीचे, किसी की जेब में नहीं गया, आम आदमी को फायदा हुआ, चीजें नीचे आना शुरू हुई, घी नीचे आया, ऑयल की कीमतें नीचे आई। ये जो हम घर में ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल नहीं, उसके बारे में कयास आराइयां चल रही हैं, खबरें गर्दिश कर रही हैं, नीचे आई। बाकी चीजों से इख्तलाफ हो सकता है। इनके दौर में क्या था? मरियम साहबा के निकाल लेना बयान सारे, मरियम नवाज शरीफ साहबा के, फिर मुझे बोलना पड़ रहा है, पता लगे कि नवा पर्चा हो गया। निकाले ना उनके भी बयानात, निकाले बाकी लोगों के भी बयानात, सियासतदानों को लाएं। आज मौलाना साहब बड़े गर्ज रहे हैं कि मैं किसी के सामने इस तरह झुक के सियासत नहीं करता, किसी के नीचे रह के सियासत नहीं करता। तो फिर किसके कहने पर लंदन से जो पैगाम आता था उस पर क्यों एहतजाज होता था? फिर आपको पता था महंगाई है, आपको पता था सूद है, हर चीज मौजूद है, तो आप खामोश क्यों थे? ये जो 12-13 का टोला था, जो जिनमें से आधे लोग कल दस्तों के रिमा हो रहे हैं एक दूसरे के, तो ये सारे इस मुल्क की तबाही के जुम्मेदारों में ये भी शामिल होते हैं। ये जो महंगाई का तूफान है उसके जुम्मेदारों में ये शामिल नहीं बाकी उससे हालकों में शामिल होते हैं ये। और अब ये कहते हैं जी कुछ नहीं होता, जी सब ठीक है। कोई सब ठीक नहीं है।
अगर आपको यासर साहब ऐसे इलेक्शन चाहिए तो आपको मुबारक, क्योंकि आपने ट्रांसमिशन में बैठना है, आपने चेज़ाबाजी करनी होगी, आपने बाकी करना होगा। मैंने हाँ, आपकी तो ट्रांसमिशन से छुट्टी होती है ना जरूर। नहीं, मेरी तो, मैं तो वर्कर आदमी हूँ, मेरा क्या मामला, मैं तो रिपोर्टिंग करूँगा। लग गया ना जी जी, मैं तो सेठ अब्दुल्ला लग गया। देखें यासर साहब, बात बड़ी सी, चले मैं कह रहा हूँ या अल्लाह, मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो इस कौम के जो सबसे ताकतवर लोग हैं उनसे ये दरखास्त है कि इस कौम का बेड़ा गर्क करने वालों कौन से होते हैं सर? कौम सबसे ताकतवर होती है सर, नहीं, कौम मजबूत बनाती है। अब कौम के कुछ ताकतवर लोग भी होते हैं ना, उनसे गुजारिश है कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, इस मुल्क का सत्यानाश करने की कोशिश की, उन्होंने निशाने इबरत बना दें। उनके लिए कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, उनको अवाम के सामने बेनकाब कर देना चाहिए, क्योंकि अवाम पिसी है, अवाम को ये सब भुगतना पड़ा है। क्योंकि हमारे साथ उन्होंने भी इसी वर्ल्ड कप जैसा हाल किया है ना, अपनी तरह 60-60 लाख ले ली है और पूरी कौम को जो है वो 100 कुछ रुपए देके ए क्लास कौन से होंगे, बी क्लास कौन से होंगे, सी क्लास कौन से होंगे, डी क्लास कौन से होंगे, और अवाम को किसी भी क्लास में नहीं रखा उन्होंने। नहीं, अवाम को तो उन्होंने एक क्लास में रखा है ना, गुर्बत की क्लास में, कुर्बानी की क्लास में। अवाम को उन्होंने रखा है भूख की क्लास में, अवाम को उन्होंने रखा धोखा देने की क्लास में, अवाम को उन्होंने रखा ज़लीलो ख्वार करने की क्लास में, इस क्लास में रखा। इसके अलावा अगर आप कहें कि कुछ और, नो 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 यासर साहब, और कुछ नहीं है मेरे पास। मैं फिर कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक ऐसे डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे कि आपकी भी आंखें खुली रह जाएंगी कि ये होता रहा है, ये अंधेर नगरी है, यहाँ पर इतनी करप्शन है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेट से लेकर सियासतदान, यहाँ पर हमें लेक्चर देने वाले बड़े मारूफ तरीन अफराद से लेकर आम जिसे कि हम कहते हैं छोड़िए पीर फकीर, क्या कह सकते, छोड़िए, छोड़ते आए हैं। हमारे कहने से कुछ तब्दील नहीं होने वाला सर। नहीं, हम लेकिन ये हमारा फर्ज है। हाँ, नारा हक बुलंद करना तो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे हुकूक में शामिल है, हम करेंगे और हम करते रहेंगे। लेकिन किसी भी दिन कुछ तब्दीली हो गई तो उसमें अगर हमारा किरदार अगर कहीं पे गिना जाए तो वो उन लोगों के शुमार होना चाहिए जो बेहतरी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे, या जिनकी ज़बानें दोगली नहीं रही, या जिनके चेहरों पे मखोटे नहीं रहे। हमारा यही किरदार है और हम इसी के ख्वाहिशमंद हैं और इसी के लिए तगोदो कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इसी के ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा शेवदास। ब्रेक के बाद खुशाबदीद नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनासुर में सियासी मूव जो है वो किसका बेहतर हो सकता है? क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से माजी करीब के अंदर कुछ और राय रखती थी। बहुत से लोगों ने ये कहा कि उन्हें वापस आना चाहिए, बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम खुशामदीद कहेंगे, बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम उनके बारे में नई ख्वाहिशात रखते हैं। लेकिन रफ्ता रफ्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बयानात तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अब ये बात कर रही है कि उन्हें फैंटसाइज किया जा रहा है। फैंटसाइज आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने केसेस का सामना करना है, वो इश्तिहारी हैं, वापस आएंगे कानून का सामना करना पड़ेगा। तो सवाल ये बनता है कि माजी करीब के अंदर वो कौन से ताल्लुकात थे, वो कौन सी यकीन दहानियाँ थी जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उनका वापस आना अच्छा शगुन था, और अब उनके नज़दीक उनका वापस आना अच्छा शगुन नहीं है। उनको क्या इबाहम है? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस स्टैंड को किस नज़र से देखती है, इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा यासिर अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अब्बासी साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अब्बासी साहब, मियाँ साहब की वापसी में चंद रोज़ बाकी हैं। बात का आगाज़ इस सवाल से कर लेते हैं कि क्या तमाम कानूनी रुकावटें दूर हो चुकी हैं? जिस तरह बकौल राना सनाउल्लाह साहब के जब वो पाकिस्तान उतरेंगे तो उनके पास जमानत होगी पहले से मौजूद।
जी बिल्कुल जी, राना साहब ने ठीक कहा है कि इंशाल्लाह ताला जब मियां साहब 21 अक्टूबर को वापस आएंगे तो वो इंशाल्लाह ताला तमाम तर अपने कानूनी जो मामलात हैं वो अपने लीगल एडवाइजर के थ्रू इंशाल्लाह हल करके आएंगे। अगर मजीद कोई रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अदलिया या कोर्ट्स में पेश होकर वो इंशाल्लाह हल कराएंगे। ये तो बता दें राजा साहब के मियाँ साहब पहले इस्लामाबाद आ रहे हैं और इस्लामाबाद के बाद लाहौर जाएंगे, क्या हो प्रोग्राम है? लेकिन जी हमें अभी तक तो यही इतलात हैं कि इंशाल्लाह ताला वो लाहौर आएंगे और लाहौर मीनार पाकिस्तान में हमारा इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को एक उनका अजीम और शान इंशाल्लाह इस्तकबाल करेंगे मीनार पाकिस्तान, और वहाँ से फिर इंशाल्लाह ताला आगे जो हमें हिकमत अमली जो भी मिली इंशाल्लाह इस्लामाबाद की तरफ अगर वो मूव करेंगे, जहाँ करेंगे इंशाल्लाह उन्हें वेलकम करेंगे। राजा साहब, बातें तो ये चल रही थी कि तैयारा पहले जो है वो इस्लामाबाद में लैंड करेगा, कानूनी मामलात वहाँ पे देखे जाएंगे और फिर उसके बाद लाहौर आएंगे। अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं और कानूनी मामलात को देखने से पहले वो अवाम में चले जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ आपका पॉलिटिकल नैरेटिव तो है, दूसरी तरफ वो जो कानूनी जंग है उसमें कुछ पेचीदगियाँ नहीं आ जाएंगी? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला हम आईने पाकिस्तान के रह के जो कानूनी मामलात मियां साहब के हैं उन्हें इंशाल्लाह हम अदलिया में भी जहाँ जहाँ हैं नैब कोर्ट में हम उन्हें फेस करेंगे, और जहाँ तक तल्लक है इंशाल्लाह ताला कानून का या अदलिया का या जो हमारे केस बकाए हैं उन्हें हम फेस करेंगे। बाकी मियां साहब जो पाकिस्तान आ रहे हैं वो इंशाल्लाह ताला मियां साहब पहले भी खुशहाली की अलामत थे, और इंशाल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान में हम मियां साहब का इंशाल्लाह भरपूर इस्तकबाल भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आज जिस सिनेरियो में पाकिस्तान जा रहा है, मियां साहब की वापसी के बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला इस मुल्क में मियां नवाज शरीफ साहब की ही फेस जो है वो खुशहाली लाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा बासित साहब, मैंने आपका जलसा देखा, तभी हमने आपको मदऊ किया कि पाकिस्तान के जो चंद एक मुस्लिम लीग नून के जलसे हुए हैं बड़े, उनमें एक जलसा आपका भी था जिसमें बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन उसमें देगे शेगे नहीं थी। बाकी जिस शहर में आप लोगों ने जलसा रखा है, लाहौर शहर में, यहाँ पर तो मरियम साहिबा को गलियों के अंदर जलसा करना पड़ गया है और उनकी तादाद भी 500 से ज़्यादा नहीं थी। और दूसरा भी आपने कहा है कि मियाँ साहब खुश बख्ती की खुशलामती की अलामत है, उनके आने से खुशहाली आएगी, तो क्या छोटे मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब जो थे उनके पास ये अलामत नहीं थी? वो उनकी अलामत जो थी वो पाकिस्तान में महंगाई की थी और मियाँ साहब की अलामत जो है वो सस्ती चीज़ों की है। इसमें कोई फ़र्क तो बता दें। मियाँ साहब ने वो तमाम जो उन चीज़ें अच्छी जो उनके पास थी अपने भाई को क्यों नहीं दी? साहब, हमने 9 अक्टूबर को मरी में एक मियाँ साहब के इस्तकबाल के सिलसिले में एक वर्कर कन्वेंशन रखा। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि वो वर्कर कन्वेंशन जलसे में तब्दील हो गया, और एलियाने कोसार से मियां नवाज शरीफ साहब की एक पुरानी मोहब्बत है, और ये जो हल्के हैं PP6 और N57 ये PMLN का गढ़ है, और यहाँ से इंशाल्लाह ताला 21 अक्टूबर को जोग दर जोग PP6 और 57 से लोग इंशाल्लाह लाहौर पहुंचेंगे। और जो आपने अगली बात की कि छोटे मियाँ साहब खुशहाली की अलामत थे, तो छोटे मियाँ साहब ने जब आज से 16 माह पहले गवर्नमेंट ली, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त उन्होंने रियासत को बचाया। हम डिफॉल्ट करने जा रहे थे और रियासत को बचाया, और इंशाल्लाह पहले रियासत को बचाया, और अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की आदत में इसी रियासत को इंशाल्लाह खुशहाली के ट्रैक पे लाएंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये टीम वर्क और इस मुल्क को खुशहाल करने के लिए जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के विजन पे इंशाल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी चलेंगे और तमाम मुस्लिम लीग की। और रही बात मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, तो उन्होंने एक कॉर्नर मीटिंग लाहौर में की है। नहीं, ये ना करे खुदा का वास्ता है, हमने लाहौर में उस जलसे को कवर किया है। खैर कौन सी कॉर्नर मीटिंग है जिसको सरकारी टीवी और बाकी चैनल टीवी में सॉरी मैं यासर का वक्त ले गया था जी। यासर आप नहीं राणा साहब सेकंड ना करें, आप वो ठीक कर रहे हैं बात। कॉर्नर मीटिंग की वो मरियम साहिबा ने की, ये राजा साहब ने की। उधर मरियम साहिबा की कॉर्नर मीटिंग में 1000 बंदा पहुंचा, राजा साहब की कॉर्नर मीटिंग में हज़ारों से ज़्यादा बंदे पहुंच गए।
राजा साहब, सवाल ये बनता है कि दिल्ली का तख्त हो और दिल्ली के तख्त की हुक्मरानी चल रही हो और राजस्थान उस तख्त को सेकंड कर रहा हो, राजस्थान मजबूत हो रहा हो और दिल्ली कमजोर हो रहा हो। सर, लाहौर और कोसार की आप बात कर रहे हैं तो लाहौर कला है, कोसार गढ़ है। तो कला जो है, अगर कला की दीवारें कमजोर पड़ गई, कले में से बंदे नहीं निकल पा रहे, कले में रोक रोक के सवालात पूछे जा रहे हैं, वो पार्टी सदर से पूछे जा रहे हैं, तो सर ये जो इतना फर्क पड़ गया, ये तो बात मजाफात में निकल गई है, इधर वाली तो दिखाई नहीं दे रही। यासिर साहब, आपने वो उस कार्नर मीटिंग के बाद जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जलसा किया है उसका आपने तज़किरा नहीं किया। वो मैं तज़किरा कर देता हूं। 390 टेबल लगे सर, हर टेबल के ऊपर 6 कुर्सियां, उसको ज़रब दे लें 2500 से ऊपर की बात नहीं बनती। नहीं, एक बहुत बड़ा जलसा था, आप उसे टीवी स्क्रीन पे देखें, वहां पे सर टीवी स्क्रीन नहीं सर, ये हमारे दफ्तर से कोई 7 किलोमीटर दूरी के ऊपर था सर। और इंशाल्लाह ताला मैं आपके प्रोग्राम पर इंशाल्लाह 21 अक्टूबर का जो मीनारे पाकिस्तान में प्रोग्राम होगा, हमने मीनारे पाकिस्तान का जो मौका रखा वो इसीलिए रखा कि उससे बड़ी जगह लाहौर में कोई नहीं है। वो इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आपको पता चल जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल एहलियान लाहौर, एहलियान पंजाब और एहलियान पाकिस्तान, वहां पे इंशाल्लाह कितने लोग पहुंचेंगे और कितना इंशाल्लाह बड़ा इस्तकबाल होगा। अच्छा, एक बात कादिर राजा साहब, हम आपकी बात को बिल्कुल, आपने जो कहा है उस तरह इस्तेमाल होना चाहिए, आप उस पार्टी से के मरकजी रहनुमाओं में हैं। ये क्या वजह है कि गाड़ियाँ नहीं आएंगी, सिर्फ बसें आएंगी? ये क्या वजह है? क्या कोई गाड़ी वापस मुड़ जाती थी और बस जो है उसमें से, उसका ये राज क्या है? ये राज बता दे ज़रा। एक्चुअल बात ये है कि जी हमारे दूर दराज से पंजाब के तुलो अर्ज से जो कारकुन, जो वर्कर्स, जो विंग्स, जो सियासी लीडरान आएंगे वो बसेस में इसलिए आएंगे कि एक तो कारकुन को आजकल आपको पता है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए हम सब बसेस ला रहे हैं और बसेस में आना हर एक बंदे ने था, चाहे वो अपनी गाड़ी में आता, चाहे किसी प्राइवेट बस में आता। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने कारकुन और वर्कर के साथ हर हल्के का नुमाइंदा, हर यूसी का बंदा उस बस को लीड करेगा और लीड करके हम इंशाल्लाह लाहौर पहुंचेंगे। उसकी वजह ये, बाकी तो जिसने आना है लाहौर वो इंशाल्लाह लाहौर पहुंचेगा और मियां नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करेगा। अच्छा राजा साहब, ठीक है, मियां साहब आएंगे, आप कहते हैं खुशहाली की अलामत है। उन्होंने वज़ीर आज़म का काम है डायरेक्शन देना, अब टीम का काम है उसकी एग्जीक्यूशन करना। टीम में वही अफराद शामिल होंगे जिस तरीके से चेयरमैन पीटीआई के बारे में कहा जाता था कि इन्होंने अपनी टीम में नाअहल लोग रखे हुए हैं, जिनकी ना तजर्बाकारी है, जिनकी ना सोच है, जिनकी ना अप्रोच है, वो एग्जीक्यूशन ठीक नहीं कर सकते। अब टीम में वही लोग होंगे जो गुज़श्ता पीडीएम की हुकूमत में भी की प्लेयर्स के तौर पर थे, जो आपके पास वजारतें थी वो की प्लेयर्स वाली वजारतें थी, वही लोग होंगे। तो अब की बार एग्जीक्यूशन में तब्दीली क्या होगी जो माजी में हमें देखने को नहीं मिली? यासिर साहब, देखे कि 2013 में जब मियां साहब ने पाकिस्तान की बागडोर संभाली और वो वज़ीर आज़म थे, तो उस वक्त 13 घंटे की लोड शेडिंग, वो लोड शेडिंग का जिन हमने 3 से 4 माह के अंदर कंट्रोल किया। उस वक्त गैस के क्राइसिस थे, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, वो सब कुछ किया। अब जब आप 16 महीने पहले की बात करते हैं, मैं सर थोड़ी सी माजरत चाहता हूं सर, उस वक्त की कैपेसिटी पेमेंट हम अब तक भुगत रहे हैं। दूसरी बात यह कि उस वक्त पाकिस्तान को जरूरत कितनी थी और 10 सालों बाद आबादी के बढ़ने के बाद जरूरत कितनी है, और 10 सालों बाद वो जो सिस्टम है वो कितना नाकारा हो चुका है, और उस सिस्टम को तब्दील करने के ऊपर जितना पैसा लगेगा उसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए जी, हमारी कोशिश होगी इंशाअल्लाह ताला। एक तो आप 10 साल बाद एक इस दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी वबाई आफत आई, कोरोना के बाद आप दुनिया पूरी पे नजर डला लें तो वहां पे जो महंगाई है वो ज्यादा होगी, इकोनॉमिक के लिहाज से कई मुल्क जो है वो पीछे चले गए। अब हमारे लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हमने पहले रियासत को बताया और अब रियासत को इंशाअल्लाह ताला खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आएंगे तो आपको बेहतरीन महसूस होगी इंशाअल्लाह ताला। मियां साहब को तो इलेक्शन लड़ने की आईनी तौर पर इजाजत नहीं होनी, तो फिर वो किस तरह इक़्तिदार में आएंगे? देखें इंशाअल्लाह ताला उसका भी फैसला हो जाएगा। क्या आपको कोई यकीन दहानी है?
ऐसी तो कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह ताला आइन के थ्रू अपने तमाम मामलात जो हैं उसके थ्रू इंशाल्लाह ताला होगा, यकीन दिलानी हमें किसी साइड से नहीं। साहब आप ही आखिरी सवाल। अच्छा, आज आखिरी सवाल मुझसे आपसे यह है कि मौलाना साहब आपके बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, उन्होंने आज कहा है कि हमने कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन रखी और सर पर कफन बांध कर निकलेंगे और सियासत करेंगे। ये किसको कहा है उन्होंने? अभी तक मैंने ये बयान नहीं सुना, आपकी जुबानी सुन रहा हूँ, पता नहीं उनका ये मैसेज किस तरफ है, मुझे नहीं पता। आप इस मैसेज को वैसे किस तरफ लेते हैं? मौलाना साहब का सच मैं आप क्या कहूँ, ये मैसेज किस तरफ है, मैंने सुना नहीं है, आपकी जुबानी सुन रहा हूँ। इस पे मौलाना साहब भी वजाहत दे सकते हैं कि किस तरफ है, मैं इस पे कोई तबसरा नहीं करता। चल सिर्फ आखिरी एक छोटा सा बता दें, टाइम क्या रखा आप लोगों ने और कितनी तादाद आप समझते हैं मीनार पाकिस्तान हो जाएगी, ताकि उस दिन हमारा प्रोग्राम है, मैं और यासर साहब दोबारा आपको ले सके और आपको पूछ सके कि क्या गिनती हो गई पूरी कि नहीं? इंशाअल्लाह ताला जी हम सुबह 10 बजे रावलपिंडी से रवाना होंगे और हमारी कोशिश होगी कि पंजाब और पाकिस्तान के तूलो अर्ज से शाम 4 और 5 बजे के दरमियान लाहौर मीनार पाकिस्तान में तमाम आवाम पहुंच जाए। कितने? और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये लाखों की तादाद में होंगे। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, अंदाज़न 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, 50। इंशाल्लाह ताला मैं आज से पहले बिलियंस में लोगों ने दावे किए हैं लेकिन वो पूरे नहीं कर सके। इमरान खान से बड़ा इंशाल्लाह ताला वहाँ पे शो होगा और आपका चैनल वहाँ से इंशाल्लाह लाइव कवरेज देगा। लाखों की तादाद में इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ के चाहने वाले वहाँ पे मौजूद होंगे। पीटीआई से बड़ा वहाँ पे जलसा होगा। चले हम भी ऐनी शाहिदीन, हम भी उस तारीख में जी लेंगे जिस तारीख में बड़े बड़े जलसे हुए। बहुत शुक्रिया राजा यासिर अब्बासी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अगर इश्यू से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल जो है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसका इल्ज़ाम तो ये है कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा यहाँ पे करवाया जाएगा। तो तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा या पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। जहाँ पे गिरफ्त कमज़ोर हो रही हो वहाँ पे पाकिस्तान के तूलो अर्ज से लोगों को लाना और फिर कानूनी पेचीदगियाँ भी जो बीच में हैं उनको भी अबूर करना। क्या वहाँ पे अवाम का सहारा लेना है? अगर डायरेक्ट लैंडिंग लाहौर के अंदर है और अगर लाहौर के अंदर लैंडिंग नहीं है तो जिस तरह की इतलात हैं कि पहले इस्लामाबाद में रुक के कुछ कानूनी मामलात के ऊपर डिस्कशन होनी है और फिर फैसला लाहौर आने का होना है। तो वो जो डिस्कशन अगर फ़र्ज़ कर लें कि इस्लामाबाद में उतरते हैं तो डिस्कशन ही तवालत इख्तियार कर गई, तो यहाँ पर अगर मियाँ साहब का लोग इंतज़ार करते रह गए तो फिर क्या होगा, ये राना साहब से जानते हैं। राना साहब, जो इस्लामाबाद वाला फैक्टर है उस पर किस हद तक अमल दरामद हो सकता है? अच्छा, दो चीज़ें हैं। आपने ना एक चीज़ कह दी है मोहब्बत में ना कि लोग मियाँ साहब का इंतज़ार करते रह गए। ये भी तो हो सकता है कि मियाँ साहब लोगों का इंतज़ार करते रहे कि लोग पहुँचे और फिर मैं पहुँचूँ। दोनों चीज़ें रखें ना, ऐसे तो ना करें। दोनों फैक्टर रखें ना कि मियाँ साहब जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी देर हो गई है ना, 4 साल हो गए हैं, लोगों से नहीं मिले। लंदन तो वही गया ना बेचारा जिसके पास टिकट थी, जिसके पास वीज़ा था, और आप जैसे मेरे जैसे लोग तो बेचारे नहीं जा सकते ना। तो ये भी हो सकता है कि मियाँ साहब इंतज़ार करें कि जब लोग वहाँ पे इतने पहुँच जाएं कि जिससे इज़्ज़त बच जाए, अपनी मंशा के मुताबिक मरी नहीं जा सकते। तो हाँ बिल्कुल इसी तरह, तो फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएँ। और जहाँ तक बात है तारीखी, जलसा तारीखी होगा, ये मैं आपको गारंटी से मैं जलसा तारीखी होगा। आपसे ना सवाल करने लगा था, वो कहते हैं कि कभी भुलाया ना जाने वाला। हाँ ऐसा ही होगा जलसा यार, कभी नहीं। जब पीछे से पता लगेगा कि 8000 कुर्सी लगाई है, 4000 उठा ली है, तो जलसा तो तारीखी होगा। जब ये पता चलेगा कि साइडों पे कनाते लगा दिए, मैं आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ, जलसा तो तारीखी होगा। जब आप शादरा के मकाम पर ये जलसा करते हैं जो टीवी पे नजर आ रहा है, जहां से आपने लोग, असल लोग तो आपने मकामी निकालने हैं जिन्होंने बैठना है, जो आपने बाइट से लाने हैं ना वो तो घूमने फिरने ये जो बसों में आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? पेट्रोल महंगा है तो बस की हवा ना जल्दी है यार, आफरीन है। पेट्रोल अगर महंगा है तो बस में पेट्रोल नहीं भरेगा, डीजल ज्यादा महंगा है, बस में डीजल बढ़ता है। तो असल बात ये है राना साहब, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना, कितने MNAs MPs बसों में बैठ के आएंगे? MPs MNAs तो नहीं बैठेंगे, वो बिठाएंगे अपने बेचारे उन वर्कर्स को
जिन वर्कर्स को हमेशा बिठाया जाता है, वर्कर ही बेचारा भूख से भी मरता है, वर्कर ही बेचारा इस पे होता है। तो ये होगा यासर साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि अब भंडारी में से जो निकलना निकल आए यार। अगर मियाँ साहब का एक बड़े जलसा होना है तो हो जाए। अगर उस बड़े जलसे के बाद इस मुल्क की तकदीर बदलनी है तो फिर छोटे भाई ने तो 1.5 साल में नहीं बदली। 1.5 साल में उसके कितने टूर थे मियाँ साहब के पास, 1.5 साल में कितनी दफ़ा मियाँ साहब से मिले, 1.5 साल में कितनी गुफ्तगू मियाँ साहब से हुई, 1.5 साल में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मियाँ साहब के साथ नहीं की। आज का आपने, मुझे तो हैरत हो रही है ना, आज मरियम औरंगजेब साहब का बयान सुना आपने? कौन से वाला? पढ़े सही बयान। पीटीआई के दौर में सबसे महंगाई हुई, लाडला तो वो है जिसने मुल्क को तबाह कर दिया। अगला कर पूछे, मियाँ साहब को जेलों से भाग के नहीं गए। हाँ, नवाज शरीफ अदालतों और जेलों से भाग कर नहीं गए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वैसे मैराथन रेस पे भाग के गए हैं। यार अल्लाह की कसम, यार निकलने लगा। मुझे बताया रही, क्या वो मैराथन रेस में भाग के गए हैं? किससे भाग के गए हैं? किस कौम, किस पूरी कौम को पागल बनाती यार। मुझे तो ये हैरत होती है तर्जमानों पे। और खुदा का वास्ता है, लोगों को याद है, लोग नहीं भूले। सोशल मीडिया पे चलता है सारा कुछ, लोगों के पास एक एक रिकॉर्ड मौजूद है, टीवी पे रिकॉर्ड चलता है। भाई आप इलाज के लिए गए हैं, आप इजाजत 4 हफ्तों की लेकर गए हैं, आप तंदुरुस्त होने के बाद इटली गए हैं, आप तंदुरुस्त होने के बाद जनेवा गए हैं, आप तंदुरुस्त होने के बाद यूरोप की सैर की है, आपने तंदुरुस्त होने के बाद उम्रा किया है रमज़ान में, आपने तंदुरुस्त होने के बाद कई और जगहों पे गए हैं, आप वहीं पर सड़कों पे फिरते हुए टीवी पे देखे गए हैं, आप वहां पर कारोबार के लिए जाते हुए देखे गए हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हुए देखे गए हैं। तो फिर पाकिस्तान में सिर्फ आप नहीं देखे गए, पाकिस्तान में शायद 21 को ये चांद नजर आ जाए। और तो मरियम औरंगजेब साहबा किस मैं कह रहा हूँ कमाल है यार। मैं कमाल कहता हूँ। अगर पाकिस्तान के अंदर झूठ का मुकाबला होना तो कई बल्कि तकरीबन सियासी जमातों के तर्जमानों को ना काफ़ी अवार्ड मिले, काफ़ी अवार्ड मिले। कह रही हैं मियाँ साहब भाग के नहीं गए, वो मैराथन से गए ने। आप यासर बताएं ना जरा किस में गए हैं? मुझे नहीं पता सर। तो फिर क्या क्या लेने बाहर गए हैं? सर मैं 50,000 का मुकदमा नहीं भुगत सकता। मैंने तो पता ही नहीं। तो आप बात को आगे बढ़ा लें। बात यह है कि जी मियाँ साहब बीमार थे, बाहर गए, अल्लाह ने सेहत कामला फरमा दी है, वापस आ रहे हैं। तो अगर वो जेलों से नहीं भागे तो वो वापस आ रहे हैं, आप लाइन पे वो वापस पे आ रहे तो आप उन्हें सीधा वापस आने दें। और अगर वो जेलों से नहीं भागे तो सीधा उन्हें जेल भेजें। उन्हें कहें जनाब ज़मानत कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आप आइन और कानून के मुताबिक, अपने किए हुए वादे के मुताबिक सबसे पहले आप अपनी गिरफ्तारी पेश करें। अदालत आपको बाइज्जत बरी करती है, आप बाइज्जत बरी हो जाए। अदालत अगर आपको जेल के अंदर रखती है, आप जेल के अंदर जाएं। आप फैसला तो दे नहीं सकते, ये तो अदालत है। उसके बाद मामला ये इतना सादा अब नहीं होना, आप ज़हन में रखिएगा। आप एक सियासी जमात के लीडर की ज़मानत नहीं लेते, और अगर आप एक सियासी जमात के लीडर की ऐसे ज़मानत ले लेंगे तो फिर शोर मचेगा सोशल मीडिया पे, अवाम में। तो ये मियाँ साहब का आना और इतनी आसानी से सारा कुछ हो जाना, ये गुफ्तगू में बड़ा अच्छा लगता है। और चांदेक जो रहनुमा हैं उनके मुंह से भी बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन जो कानूनी माहिर हैं वो जो बात कहते हैं उसका जवाब तो इनको देना हो सकता है कि एवन फील्ड की बात भी सुनी जाए। एवन फील्ड की फरियाद भी तो होगी ना, 4 साल गुजारे, मानूसियत तो हो गई मियाँ साहब से। हो सकता है कि वो कहे कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। तो मियाँ साहब ने अगर उसकी 50,000 लग गया थू मारा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मुझे और दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।